नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जो आपके जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी हम लोग 2 शिफ्ट में पूछे गए टोटल 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली रात को 10 बजे और दिन में 12 बजे मेरी लाइव क्लास होती है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को लाइव टेस्ट के जरिए चेक करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करिए और आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी जितनी भी क्लासेज होती हैं सारी क्लास बिल्कुल फ्री है और सारी क्लास की आपको डिटेल में पीडीएफ भी दी जाती है, जिससे आप उन पार्टिकुलर क्लास में जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनका अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो नीचे आपको प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। कोड KV10 यूज करके आप यहाँ पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर भारत में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के एग्जाम के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी के किसी कोर्स के ऊपर 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोग्राम है वो आपके गुजरात की सरकार ने शुरू किया था, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो उस समय गुजरात के सीएम थे विजय रूपानी साहब और इन्हीं के द्वारा डिजिटल सेवा सेतु योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1832 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र किस भूमि के रूप में घोषित किया गया था। तो ये जो क्षेत्र है उसको संथालों की भूमि के रूप में अंग्रेजों ने 1832 में घोषित किया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित दोनों में से कौन सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो देहरादून है वो इन सारे दून में सबसे बड़ा है। तो इसकी जो लंबाई है वो 35 से 45 किलोमीटर है, चौड़ाई आपके 22 से 25 किलोमीटर है और ये जो दून है वो आपको उत्तराखंड राज्य में मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यलोरा की गुफाओं में आपको कितने मठ और मंदिर देखने को मिलेंगे। तो यलोरा की जो गुफाएं हैं वो हमारे यूनेस्को के हेरिटेज साइट हैं, पहले आपको यही ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों की मिलाकर के टोटल 34 गुफाएं देखने को मिलेंगी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैन गुफाएं केवल 5 हैं, हिंदू गुफाओं की संख्या सबसे ज़्यादा 17 है, बौद्ध धर्म की गुफाओं की संख्या 12 है। तो राष्ट्रकूट सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म की गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन था। तो ये जो पुरस्कार है वो 2 कैटेगरी में दिया जाता है। जो आपके इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में मिला था वो हमारे भारत के हेल्प एज इंडिया को मिला था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर व्यक्तिगत श्रेणी में जो ये पुरस्कार है वो आपके भूटान की राजमाता को दिया गया था। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न। आपको ध्यान रखना है कि जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने सबसे पहले कॉर्क की कोशिकाओं में डेड सेल के बारे में पता लगाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था तो उनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध
किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर डैम की बात करते हैं, ये आपके गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए, जॉयस्टिक की बात करें, गेम वगैरह खेलने में यूज करते हैं। पेन ड्राइव भी आपका इसी प्रकार से होता है, स्कैनर भी होता है। लेकिन जब हम लोग प्लॉटर की बात करते हैं तो प्लॉटर आपके बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं जिनके जरिए आपको बैनर और पोस्टर प्रिंट हुए देखने को मिलेंगे। तो प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथों में लिया था? तो ये प्रश्न एग्जैक्ट पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में, और ये प्रश्न एज इट इज पूछा गया आपके CHSL के एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद है 356। भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक तो हमारा अनुच्छेद 356 है, दूसरा अनुच्छेद है 365। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। वहीं पर अगर हम लोग आर्टिकल 352 की बात करें तो इसके जरिए नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, और अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसके जरिए वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरल राशियों के लिए सही नहीं है? अब यहाँ पर अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपने M1, M2, M3 और M4 के बारे में पढ़ा होगा। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन सा आपका गलत है। देखिए, अगर हम लोग M1 की बात करते हैं तो इसमें आपकी करेंसी आ गई जिसमें नोट और सिक्का होते हैं, और फिर आपकी आती है डिमांड डिपॉजिट। वहीं पर अगर हम लोग M3 की बात करते हैं तो M3 में आपका M1 होता है, और आपके जो रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट होते हैं उनको शामिल किया जाता है। यानी कि पोस्ट ऑफिस से जो आपका बचत है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही नहीं है। बाकी ऑप्शन सी में कहा गया है कि M4 बराबर होता है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत संगठनों के साथ कुल डिपॉजिट। तो ये बिल्कुल सही है। और वहीं पर अगर हम M2 की बात करें तो इसमें आपका M1 आता है, और प्लस आपने जो पोस्ट ऑफिस बचत बैंकों में सेविंग डिपॉजिट की है ये आपके होते हैं शामिल। तो कोर कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक्स का, बी वाला यहाँ पर हो जाएगा इनकरेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में ICC के अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में किसे पदोन्नत किया गया था? तो यहाँ पर पदोन्नति मिली थी KN अनंत पद्मनाभन को। तो भारत के ये अंपायर हैं जिनको ICC के अंपायरों का जो पैनल है उसमें प्रमोट किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ है जिसे हम लोग फिक्की कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। फिक्की के आपके इस समय अध्यक्ष कौन हैं, उनका नाम आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? अब वर्ल्ड लेप्रोसी डे हम लोग हर साल 30 जनवरी को मनाते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। और अगर आप लोग कुष्ठ रोग की इंग्लिश देखेंगे तो इसकी इंग्लिश होती है लिप्रोसी, और इसी लिप्रोसी में उत्तर छिपा हुआ है जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे होता है। यही जीवाणु आपके कुष्ठ रोग का कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो फायर पार्क है इसको स्थापित किया गया था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से डैश डैश बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। तो ये जो टेस्ट है इसका उपयोग एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि जो एड्स नाम की डिसीज है उसी का पता लगाने में किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे XML की मैक्रो इनेबल्ड फाइल कौन सी है, तो जब आपके डॉक्यूमेंट में इस प्रकार से लास्ट में यम हम ऐड कर देते हैं
तो ये आपकी मैक्रो इनेबल्ड फाइल हो जाती है। तो सिंपल सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संगठन है जो कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थविज्ञान में नोबल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये जो पुरस्कार है वह द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि भौतिकी और रसायन का जो नोबल है वो रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी देती है, चिकित्सा का करोलिंस्का संस्थान देता है, साहित्य का स्वीडिश अकादमी फॉर द नोबल प्राइज देती है, शांति का नॉर्वे की संसद देती है और अर्थशास्त्र के जो विजेता होते हैं उनका पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो पहले हो उसके आधार पर होता है इनका कार्यकाल। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल क्या है, तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपका यूपीएससी बड़ा होता है तो यूपीएससी में एज भी ज़्यादा है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तुलना में छोटा है तो वहाँ पे एज लिमिट भी आप कह सकते हैं कम है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मणि तोम्बी सिंह मणिपुर के डैश डैश खिलाड़ी थे। तो ये काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे मणिपुर के फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे। तो मुगल सम्राट उस समय थे बहादुर शाह सेकंड। क्या नाम था? बहादुर शाह सेकंड इनका नाम था। अंग्रेजों ने इन्हीं को रंगून में निर्वासित कर दिया था जहां पर इनका निधन हो गया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्थान को नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट की श्रेणी में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में पहला रैंक मिला था। तो ये जो रैंकिंग है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई थी, मतलब आईआईटी मद्रास को टॉप पोजीशन दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी रैंकिंग हमारे देश में जारी होती है उन रैंकिंग में जनरली जो टॉप पोजीशन है वो आपके आईआईटी मद्रास का होता है और अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग होती है तो उसमें टॉप पोजीशन हमेशा होता है आईआईटी बॉम्बे का। तो ये भारत की रैंकिंग है, आईआईटी मद्रास टॉप पर है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। तो सूरजमुखी की खेती में टॉप पोजीशन पर आपको मिलेगा कर्नाटक राज्य। कौन है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फोडोंग मठ डैश डैश में स्थित है। तो फोडोंग मठ की अगर हम लोग बात करते हैं ये आपको मिलेगा सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में आपको फोडोंग मठ देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात है जो कि आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर ये जलप्रपात बना हुआ है और झारखंड की राजधानी रांची में ये आपको मिलेगा। नाम है इसका हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है? हुंडरू जलप्रपात। एक मिनट रुकिएगा जी, हाँ हुंडरू जलप्रपात इसका नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अब बाकी जलप्रपातों के बारे में भी आइए जान लेते हैं। देखिए जो चुलिया फॉल है ये आपको चंबल नदी पर मिलेगा और ये हमारे राजस्थान राज्य में है। जोग जलप्रपात जिसे आप लोग गरसोप्पा भी कहते हैं ये सरावती नदी पर है और ये है कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात की बात करते हैं तो ये आपके मांडोवी नदी पर है और ये आपको मिलेगा गोवा में। उसी प्रकार से हुंडरू मैंने आपको बता ही दिया कि ये सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर है और झारखंड की राजधानी रांची में ये आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान प्राप्त किया। तो इनका नाम है जिगमेट डोलमा। क्या नाम है? जिगमेट डोलमा इनका नाम है जिन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनोवेशन फेस्टिवल 2020 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया गया। तो ये जो इनोवेशन फेस्टिवल है ये आयोजित हुआ था अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में। कहाँ पर हुआ था? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन हुआ। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय अगर आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए जो कीबोर्ड है उसमें कौन सी कमांड देंगे, तो इसे कहा जाता है अंडू। यानी कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं और मान लीजिए आपने कोई गलत की प्रेस कर दिया, तो अगर आप पूर्ववत आना चाहते हैं तो सिंपली यूज करेंगे Ctrl+Z। क्या यूज होता है? Ctrl+Z। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ अर्नेस्ट और यंग उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला था हमारी बायोकॉन कंपनी के संस्थापक, नाम इनका है किरण मजूमदार शॉ। क्या नाम है? किरण मजूमदार शॉ इनका नाम है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। और इस साल आपको ध्यान रखना है कि 2021 में ये जो पुरस्कार है वो मिला है फाल्गुनी नायर को, जो कि हमारे नायका कंपनी के संस्थापक हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न क्रिकेटरों में से किसे ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये जो 2020 वाला पुरस्कार है ये मिला था विराट कोहली को। किसे मिला था? विराट कोहली को मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछले साल जो डिकेड के लिए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया, यानी कि पिछले 10 सालों के लिए जो पुरस्कार मिला था वो मिला था MS धोनी को। तो अगर आपसे डिकेड शब्द पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा वो पुरस्कार MS धोनी को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पुरस्कार 2020 में किसको मिला था तो विराट कोहली हैं। और अभी जो 2021 के लिए दिया गया ये पुरस्कार वो मिला है न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल को। किसे मिला है? डेरिल मिशेल को वो पुरस्कार मिला है। तो तीनों आपको ध्यान रखने हैं, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो ये हैं नासिरुद्दीन महमूद। ये आपके इल्तुतमिश के बेटे थे, नाम है नासिरुद्दीन महमूद। 1246 से 66 तक इनका शासन था, 20 सालों तक। और उस समय गयासुद्दीन बलबन इनका PM था। बाद में गयासुद्दीन बलबन बन जाता है शासक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन दिसंबर 2020 में केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम का सबसे युवा मेयर बनाया बनी है? तो इनका नाम तो आप सभी को पता होगा, नाम है आर्या राजेंद्रन। क्या नाम है? आर्या राजेंद्रन इनका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण विषयक सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित में से कौन लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो ध्यान रखिएगा 3 ऐसी प्रजातियां हैं जिनको यहां पर वर्गीकृत किया गया था और इन ऑप्शन में से आपका एक है बंगाल फ्लोरिकन। क्या है? बंगाल फ्लोरिकन है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, एक तो हमारी गोदावन है जिसे आप लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ये लुप्तप्राय घोषित किया गया। बंगाल फ्लोरिकन यहाँ पर दूसरा है। और तीसरा था आपका एशियाई हाथी, गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? तो का से कंबाला, का से कर्नाटक है और इसमें दौड़ाया जाता है भैंस को। ध्यान रखिएगा भैंस को दौड़ाया जाता है, जबकि जो जल्लीकट्टू नाम का त्यौहार है वो तमिलनाडु में होता है और वो आपके बैलों की दौड़ है। तो कंबाला भैंसों की दौड़ है और ये आपके बैलों की दौड़ है। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में केरल के मुख्यमंत्री ने योद्धाओ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। एप्लीकेशन का उद्देश्य किससे मुकाबला करना है? तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका ऐप था नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उसके वितरण को रोकने के लिए शुरू किया था केरल की सरकार ने। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 30 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को फरवरी वार्षिक रूप से कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो किसान सम्मान निधि ये वही योजना है जिसको फरवरी 2019 में PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू किया था। और इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे किसान होते हैं उनको 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है और ये जो सहायता है वो 2,000 रुपये के इंस्टॉलमेंट में मिलती है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक डैश डैश क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे से किए जाते हैं। तो देखिए इसे कहा जाता है स्टैक।
क्या कहा जाता है? स्टैक कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अब ये है क्या, थोड़ा इसको आइए समझ लेते हैं। देखिए आपसे ये कहा गया है कि जो आपका सम्मिलन होता है, यानी कि जो भी चीज़ें इसमें हमें इंसर्ट करनी है और जो भी चीज़ें यहाँ से हमें निकालनी है, दोनों हम एक ही सिरे से करते हैं। तो यहाँ पर आप स्टैक देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का बॉक्स है। तो अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डालना है तो आप इसी तरफ से डालेंगे और इसी तरफ से यहाँ पर निकालेंगे, तो इसे कहा जाता है स्टैक। लेकिन जो हमारी क्यू होती है, इसमें मामला थोड़ा अलग है, यानी कि यहाँ से आप किधर भी साइड से निकाल सकते हैं और किधर भी साइड से नई चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, इसे कहेंगे स्टैक। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य ये हमारे असम राज्य में है और असम के बीचों बीच से गुजरने वाली जो नदी है, नाम इसका ब्रह्मपुत्र है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुस्तक है इसको लिखा है शिव थानु पिल्लई ने। दरअसल ये कलाम साहब के हमारे बहुत ही परम मित्र थे, तो इनका जो साथ था कलाम जी के साथ में, उसी के ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी है। और शिव थानु पिल्लई जी के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम की कंपनी है, उसके ये संस्थापक भी हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, लियोनल मेसी जो कि लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 के विजेताओं में से एक हैं, किस देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं? तो लियोनल मेसी ये हमारे अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2020 में ये जो पुरस्कार है वो लियोनल मेसी को भी मिला था और इसके साथ साथ लुइस हैमिल्टन को भी मिला था। ये वही लुइस हैमिल्टन है जो कि फार्मूला 1 रेसर हैं यूके के। तो दो खिलाड़ी रहे थे 2020 में विजेता। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए 2021 में ये पुरस्कार किसने जीता, तो 2021 में ये पुरस्कार जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता है। और सबसे ज़्यादा ये जो पुरस्कार है वो जीता है रोजर फेडरर ने। तो ये सारे प्रश्न ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एडीबी यानी कि जो एशियाई विकास बैंक है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दिसंबर 1966 में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। मसात्सुगु असाकावा जो कि जापान के हैं, वो इसके इस समय अध्यक्ष हैं। और हमारे जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम है अशोक लवासा, अशोक लवासा इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं और इसके सदस्य देशों की संख्या है 68। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 30 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपको भारत में टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद देखने को मिलेगी और पांचों क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो देश के गृह मंत्री ही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न पूछा जाए या वेस्टर्न पूछा जाए, सारे के ही अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं 5 जोनल काउंसिल है हमारे यहाँ पर। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सदर्न है, सेंट्रल है, ईस्टर्न है और आपका वेस्टर्न है। और सभी के अध्यक्ष होते हैं देश के गृह मंत्री, यानी कि इस समय हैं अमित शाह जी। अगला प्रश्न है कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, आपसे दूसरा पूछा जाए, पहला पूछा जाए या तीसरा पूछा जाए, सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपके लंदन में हुए थे और लंदन आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम में। पहला वाला 1930 में हुआ, दूसरा 31 में हुआ, तीसरा 32 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं हमारे संविधान के जनक यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी। गांधी जी आपके सेकंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुए थे शामिल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग है उसके लिए जिम्मेदार होता है यूरोबिलिन। क्या है? यूरोबिलिन जो होता है वही आपके मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फसल उत्पादन के लिए पौधों और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोगों को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जो हमारा अनुप्रयोग है इसे जाना जाता है सस्य विज्ञान, यानी कि इसे एग्रोनॉमी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट।
एनाटॉमी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम लोग शरीर के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये हमारे बॉटनी का ही एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जितने भी बायोफ्राइट्स होते हैं उनका साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय एथलीट ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। ज्योत्सना चिनप्पा की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। किसकी हैं? स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये कुछ फेमस स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। एक तो आपकी दीपिका पल्लिकल हैं जो कि दिनेश कार्तिक की वाइफ हैं, सौरभ घोषाल हैं, रमित टंडन हैं, महेश मंगोयनकर हैं। ये सारे हमारे स्क्वैश के प्लेयर हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। तो देखिए इसका नाम है GISAT-1। क्या नाम है? GISAT-1 इसका नाम है। पिछले साल 12 अगस्त को हमने इसे लॉन्च करने का प्रयास किया था। हालांकि जो हमारा रॉकेट था जिसका नाम GSLV F10 था, क्या नाम था? GSLV F10 था। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी जिसके कारण इसे हम लॉन्च नहीं कर पाए थे। तो ये आपके भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने जंगली जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के विषय पर आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र की मेजबानी की थी। अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि इसका आयोजन आपके गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ था। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है। तो ये जो समुद्री अभयारण्य है वो आपको मिलेगा उड़ीसा में। कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा राज्य में है। और आपको पता होगा कि ये जो हमारा समुद्री अभयारण्य है ये ऑलिव रिडली टर्टल के कारण फेमस है, क्योंकि ये जो हमारी कछुए की प्रजाति होती है वह प्रजनन करने के लिए इस तट पर आपके आती है। तो उड़ीसा में है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो उस समय तो हमारे सुनील अरोड़ा साहब थे, लेकिन अगर जनवरी 2022 21 पूछा गया था तो 21 के अनुसार तो आपके सुनील अरोड़ा थे, लेकिन मैंने इसको चेंज करके 22 कर दिया है। तो इस समय हमारे जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं नाम उनका है सुशील चंद्रा। पहले कौन थे? तो पहले सुकुमार सेन थे और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसीलिए 25 जनवरी को हर साल हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमें यहाँ पर किसी विमान की ऊंचाई को मेजर करना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं अल्टीमीटर का। किसका? अल्टीमीटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं कि वाट मीटर क्या है। तो देखिए वाट मीटर एक ऐसा हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका औसत रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बताता है। यानी कि वाट जो कि आपके किसी सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है उसके औसत को बताता है। उसी प्रकार से बैरोमीटर की बात करते हैं तो ये आपके एयर प्रेशर को बताता है। अल्टीमीटर मैंने आपको बता ही दिया। फैथोमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब हमारा साउंड बीम ट्रैवल करती है तो इसमें गहराई को मेजर करता है फैथोमीटर। तो इस प्रकार से हमने 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। और इसके अलावा अगर आप CGL 2022 में जो पेपर हुआ है उसके भी वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।